Assalamu alaikum. This is session number 19 for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT491 and I'm Usman bin Saif. Let's see a quick snapshot of what we have learned in the last session. हमने पिछले सेशन में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे उनके बारे में हम एक दफ़ा दोबारा देखेंगे कि उसमें क्या व्हाट वर द मेजर कॉन्सेप्ट्स, हमने क्या देखा था, टॉपिक्स क्या थे. सबसे पहले हमने बात की थी कंपेयरिंग वेरिएबल्स. उसमें हमने पहला जो देखा था वो तो हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की. फिर हमने जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि हमने एक वेरिएबल की बात की थी. जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल में चले जाएं तो फिर हम कंपेयर आपस में कैसे करते हैं, उसके लिए हमने एक टेक्निक देखी थी क्रॉस टेबुलेशन की. हमने देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कि अगर हम एज फैक्टर को हम देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं एज के अगर हम कैटेगरीज ग्रुप्स बनाते हैं तो हर कैटेगरी में कितने इंडिविजुअल्स फॉल करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी. अगर हम इसी को क्रॉस टेबुलेट कर लें, हम एक से ज़्यादा वेरिएबल, हमने यहाँ पे सिर्फ एज देखा था, एज के साथ अगर हम जेंडर भी ऐड कर लें कि कितने इसमें मेल थे कितने फीमेल थे, तो अगर हम उसे टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा कंपेयरिंग वेरिएबल्स हो जाएगा. फिर हमने मेजर्स ऑफ लोकेशन देखे थे. हमने पढ़ा था कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है. उसके बाद फिर हमने वेरिएबिलिटी देखी थी. वेरिएबिलिटी में हमने देखा था वेरिएंस के और हमने ये देखा था कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस होता क्या है, फॉर्मूला हमने देखा था. फिर हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है. फिर हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं. फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसके बाद पढ़ा था. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन होता है. और हमने उसके बाद फिर लास्ट हमारा जो मेजर टॉपिक था वो मेजरमेंट ऑफ शेप था कि हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी क्या शेप है. अगर उसमें फिर हमने दो और फिनोमिनन्स पढ़े थे. एक हमने टेक्निक पढ़ी थी कुर्टोसिस, एक हमने स्क्यूडनेस. अब अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो वो उसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होगी, राइट साइड को वो श्रिंक एक्सपैंड कर जाएगा और लेफ्ट से श्रिंक कर जाएगा. और अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ चला जाएगा. हमने इस तरह की शेप्स देखी थी. आज का जो टॉपिक है इसमें हमने लास्ट सेशन में भी ये डिसाइड किया था कि हम आज हाइपोथेसिस देखेंगे. व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस, होता क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है हाइपोथेसिस डेवलप करने का, टेस्टिंग का. तो आज का फिर सेशन स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग. Before the introduction, I would like to remind what was hypothesis. हमने सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस होता क्या. एक आप रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, उसका क्या हाइपोथेसिस होगा, क्यों होगा, आप हाइपोथेसिस क्यों डेवलप करते हैं, हमने सारी बातें पढ़ी थी. हमने ये जाना था कि हाइपोथेसिस एक हंच, एक आपकी इंटरनल फीलिंग, एक गट है. और ये आपकी फीलिंग बेस्ड ऑन नॉलेज भी हो सकती है. ये जर्नल आपका एटीट्यूड भी ऐसा हो सकता है. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्नल एटीट्यूड. सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट करनी है. एक सिचुएशन है. हमने फर्स्ट सेक्शन 1 में ये बात की थी कि एक ऑफिस है, बिजनेस एनवायरनमेंट है. उस ऑफिस में दो कलीग्स की आपस में लड़ाई हो जाती है. अब वो लड़ाई जो हो गई उसको अगर हमने उस पर रिसर्च करनी, इन्वेस्टिगेट करना है कि लड़ाई की वजह क्या थी और इसका हल क्या है. अब हमने सबसे पहले तो क्या किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, लड़ाई क्यों हुई थी, वजह क्या थी. फिर हमने रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप किए, कब हुई, कैसे हुई, इसकी बेस पे फिर हमने अपना और क्यों हुई, किसकी गलती थी, हमने इसकी बेस पे अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया.
कि हम इन्वेस्टिगेट जो करेंगे उसमें ये बातें हमने इन्वेस्टिगेट करनी है और देखना है किसका कसूर था। फिर आप एक अपना हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं उस ऑब्जेक्टिव और उस रिसर्च क्वेश्चंस की बेस पे कि इस हमारी इन्वेस्टिगेशन के दो नतीजे निकल सकते हैं, रिजल्ट्स निकल सकते हैं। एक तो ये कि जो इंडिविजुअल ए था उसकी गलती थी, ही वॉज एट फॉल्ट। दूसरा है कि इंडिविजुअल ए वॉज नॉट एट फॉल्ट, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल बी की गलती थी। लेकिन हमारा जो हंश या हमारा जो इनिशियल हमारी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है वो ये कहता है कि ए की गलती थी। अब ए को टेस्ट करेंगे हम, कैसे ए की गलती थी। उसको टेस्ट करने के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया, हमने ऑफिस में लोगों के इंटरव्यूज़ किए, लोगों से पूछा कि उनका रिस्पांस पूछा, फिर हमने उस रिस्पांस को कोडिंग की, कोडिंग करके हमने उसको स्प्रेडशीट्स पे ट्रांसक्राइब किया। फिर हमने क्या किया कि उसका हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस करके हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो हमें बताएगा कि आया हमारा जो पहला हाइपोथेसिस था जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं वो करेक्ट था या ऑल्टरनेट। नल ये था कि इंडिविजुअल ए की गलती है, ही वॉज एट फॉल्ट, और ऑल्टरनेट था कि इंडिविजुअल ए की गलती नहीं है। सो हमने दिस इज व्हाट एक्चुअल हाइपोथेसिस इज। अब हम इसको लेट्स सी, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। बेसिक एनालिसिस इनवेरिएबली इन्वॉल्व सम हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हर इन्वेस्टिगेशन या हर रिसर्च में इट इन्वॉल्व्स अ हाइपोथेसिस। Examples of hypotheses generated in marketing research are the department store is being patronized by more than 10% of the household. एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस पर अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा एक जर्नल हाइपोथेसिस उसके बारे में ये है कि जो इस एरिया के घर हैं वो 10% घर इस डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग करते हैं। हो सकता है 20% करते हो, लेकिन वो हम एक एनालिसिस के बाद ही जान सकेंगे। लेकिन इनिशियली हमारा क्या ख्याल है कि कम से कम 10% यहाँ से शॉपिंग करते हैं। इसी तरह द हैवी एंड लाइट यूजर्स ऑफ अ ब्रांड डिफर इन टर्म्स ऑफ साइकोग्राफिक कैरेक्टर्स। हमारा ये ख्याल है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे हैं, साइकोग्राफिक कैरेक्टर्स ऐसे हैं हर इंडिविजुअल के, जिसकी वजह से वो किसी ब्रांड को लाइक करता है या डिसलाइक करता है, या उस ब्रांड को बहुत ज़्यादा ख़रीदता इस्तेमाल करता है, बहुत कम ख़रीदता इस्तेमाल करता है। फर्दर एग्जांपल्स, वन होटल हैज़ अ मोर अपस्केल इमेज दैन इट्स क्लोज कंपेटिटर्स। जिस तरह अब अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में बात करें, जो यहाँ पे मेजर जो अपस्केल होटल्स हैं वो एक मैरियट है, एक पीसी है। अब हमारा ख्याल है मैरियट और पीसी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन लोग ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं? मैरियट जाना। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हुआ कि मैरियट को लोग ज़्यादा अपस्केल इमेज देते हैं। Familiarity with the restaurant results in greater preference for that restaurant. कि जो रेस्टोरेंट्स, हमारा ये हाइपोथेसिस भी हो सकता है कि जो ये हम एक्चुअली इस वक्त बिजनेस रिसर्च की बात कर रहे हैं कि बिजनेस रिसर्च में जब हम अपना हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं या देखते हैं तो वो कैसे होने चाहिए। इसकी एक एग्जांपल ऐसे भी ली जा सकती है, फेमिलियरिटी विद द रेस्टोरेंट के। एक रेस्टोरेंट है जहां आप अक्सर जाते रहते हैं और आपको उस रेस्टोरेंट का पता है, आपको पता है वहाँ पे ऑर्डर करने का तरीका भी पता है, आपको मैनेजर भी जानता है वहाँ का, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं और वहाँ आपको पता है कि सर्विस कैसी है। तो आप वहाँ, आपकी हमेशा प्रेफरेंस यही होगी कि आप वहीं जाएं, क्योंकि आपको पता है कि वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है। ये भी एक आपका हाइपोथेसिस हो सकता है कि आप क्योंकि रेस्टोरेंट को जानते हैं इस वजह से आप वहाँ रेस्टोरेंट को जाना प्रेफर करते हैं। Now, null hypothesis अभी हमने डिस्कस किया। A statement in which no difference or effect is expected. If the null hypothesis is not rejected, no change will be made. हमारी एक रिसर्च स्टडी है
हमने अभी डिस्कस किया था जिसमें कि दो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो गई। हमारा हाइपोथेसिस है कि इंडिविजुअल ए जो है ही इज एट फॉल्ट, उसकी गलती है। और हमारा पहला हाइपोथेसिस या नल एच नॉट जिसे कहते हैं, नल हाइपोथेसिस ये कि इंडिविजुअल ए की गलती है। अब अगर ये प्रूव हो जाता है कि इंडिविजुअल ए की ही गलती है तो हमारा हाइपोथेसिस प्रूव हो गया और हमारी स्टडी जो है हमें उसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह alternate hypothesis, a statement that some difference or effect is expected. Accepting the alternate hypothesis will lead to change in opinions or actions. Initial हमारी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? हाइपोथेसिस ए, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है कि इंडिविजुअल ए इज एट फॉल्ट। ऑल्टरनेट क्या है? इंडिविजुअल ए इज नॉट एट फॉल्ट, जिसका मतलब है इंडिविजुअल बी विल बी एट फॉल्ट। अगर ए फॉल्ट पे नहीं तो फिर बी होगा। अब ऑल्टरनेट इज इंडिविजुअल ए इज नॉट एट फॉल्ट, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो गलत हो जाएगी और हमें कोई करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा या हमारा ओपिनियन बदल जाएगा इस रिसर्च के बाद कि हमारा जो इनिशियली ख्याल था कि ए की गलती है, असल में ए की गलती नहीं है, गलती तो बी की है। सो दिस इज हाउ नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आर। नल हाइपोथेसिस को हम हमेशा डिनोट करते हैं एच नॉट के साथ, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमेशा हम H1 के साथ डिनोट करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। Formulate the null hypothesis and the alternate hypothesis. Select an appropriate statistical technique and corresponding test statistics. क्या करते हैं हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए? अब हमने हाइपोथेसिस तो बना लिया, डेटा भी हमारे पास आ गया, अब हमने उसको टेस्ट करना है कि आया हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं ठीक। अब हाइपोथेसिस हमारे दो हैं, एक है नल, एक है ऑल्टरनेट। अभी मैंने एक्सप्लेन किया नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाती है, हमारा इनिशियल रिजल्ट जो ट्रू हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि जो हम सोच रहे थे वो ठीक था, वाकई जो इंडिविजुअल ए है उसी की गलती है। या ऑल्टरनेट में क्या होता है कि हमारी इंडिविजुअल ए जो है उसकी गलती नहीं है, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल्स इसको रिलेट किया उसमें बात की। और फिर हम क्या, हमारा क्या है, एक तो ओपिनियन बदल जाएगा कि हमारा ख्याल था कि इंडिविजुअल ए की गलती है लेकिन असल में इंडिविजुअल बी की गलती निकली और उसकी वजह से हम फिर कोई करेक्टिव एक्शन भी लेंगे। नाउ हमने जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये हो गया जी कि आपने डिफाइन कर लिया नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेट क्या होता है। दूसरा स्टेप ये है कि अब आपने अपना हाइपोथेसिस जो है टेस्ट कैसे करना है। उसको टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? आपको टेस्ट करने के लिए आपके पास डेटा है, आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक रिजल्ट आएगा, उसको आपने इंटरप्रेट कैसे करना है। इंटरप्रेट करने के लिए भी देयर आर टेक्निक्स। सो हमने अभी बात की दो स्टेप्स, पहला फॉर्मुलेट द नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, फिर दूसरा select an appropriate statistical technique and corresponding test statistic। हर statistical technique का अपना test statistic। आपने टेस्ट करने के लिए अपनी statistical technique define कर ली और उसके corresponding आपने एक test statistic भी देख लिया। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से पहले आप क्या करते हैं? आप देखते हैं, आप अपने एरर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, आपके रिजल्ट्स में किस तरह के एरर्स आ सकते हैं, उनको आप रेक्टिफाई करने के लिए आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी आप
डिफाइन करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो इतने परसेंट जो है सिग्निफिकेंट होगा, इतने परसेंट उसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये होगा। फिर क्या करते हैं, डिटरमिन द सैंपल साइज एंड कलेक्ट द डेटा। ये प्रोसेस जो था आपने कब किया था, हमने लास्ट सेशन में भी ये डिस्कस किया था कि ये सारे प्रोसेसेस हैं रिसर्च डिज़ाइन के। आप हाइपोथेसिस कब आप डिफाइन करते हैं, अपने रिसर्च डिज़ाइन में, और उसी में आप बताते हैं कि आपका ऑल्टरनेट क्या होगा, आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, कौन सी आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाएंगे, उसके बाद आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एक तो डेटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल साइज भी आप डिफाइन कर लेते हैं अपने रिसर्च डिज़ाइन में। फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं। जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, आपके पास डेटा एक दफ़ा आ गया, आपके पास स्प्रेडशीट्स पे डेटा आ गया, तो आप क्या करते हैं, आप वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या प्रोसेस है। हमारी रिसर्च कहाँ से शुरू होती है, हमारा रिसर्च डिज़ाइन शुरू होता है। सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। आपने एक दफ़ा रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उसकी बेस पे आप रिसर्च क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसमें इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये सवाल होने चाहिए। उन सवालों की बेसिस पे, रिसर्च क्वेश्चंस की बेसिस पे आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी है और ये जानना चाहता हूँ। रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया। जब रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप अपना हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव तक जब आपको पता चल जाता है कि मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, क्वेश्चंस आपने वेरियस पूछ लिए, हर क्वेश्चन को नैरो डाउन करके फिर मेन क्वेश्चंस पे आ गए, मेन क्वेश्चंस की बेस पे अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, उस वक्त तक आपको एक तो सिचुएशन क्लियर हो जाती है, आप करना क्या चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी योर हाइपोथेसिस, योर हंच, कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के बाद इस स्टेज पे आ जाते हैं कि यू कैन डिफाइन योर हाइपोथेसिस, कि हाँ इसका रिजल्ट इस स्टडी का ये निकलेगा, हमें ये पता चलेगा। सपोज आपने, जैसे हमने अभी बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं उसी एग्जांपल को जो हमने सेक्शन 1 में जब हमने रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा था तो डिफाइन की थी। इन बिजनेस रिसर्च आपस में दो इंडिविजुअल्स की लड़ाई होगी, अब इसका रिजल्ट हम यही निकलेगा कि जी या ए फॉल्ट पे या बी फॉल्ट पे, आपका ख्याल है ए फॉल्ट पे, तो आपका हाइपोथेसिस ये है कि जी ए फॉल्ट पे, आपने अपना हाइपोथेसिस बना लिया। जब आपने हाइपोथेसिस डेवलप कर लिया तो साथ आप हाइपोथेसिस रिसर्च डिज़ाइन में ही मेंशन करते हैं कि ये मेरा अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस है कि इंडिविजुअल ए इज एट फॉल्ट, अल्टरनेट क्या, इंडिविजुअल बी ए इज नॉट एट फॉल्ट या इंडिविजुअल बी इज एट फॉल्ट। फिर आप क्या करते हैं, उसके बाद आप बताते हैं कि मैं इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करूंगा, टेस्ट करने के लिए कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करूंगा और उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए आप देखते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद आप आपने ऑलरेडी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर अपना सैम्पल साइज भी आपने एक डिसाइड कर लिया होता है, मेरा इतना सैम्पल साइज, ऑफिस के इतने लोगों का मैंने इंटरव्यू करके मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है। फिर आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप इंटरव्यूज़ करते हैं। जब आपका डाटा आ जाता है, स्प्रेडशीट्स पे आ जाता है, फिर आप या तो कोई सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय करते हैं, एक्सेल में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं, SPSS यूज़ करते हैं, यूज़ है और डिफरेंट, वो कोई आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, उसके अंदर ये डाटा डालते हैं और आप फिर वो रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं और आप उसका रिजल्ट फाइंड करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करते हैं। अभी हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हम स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोसीजर क्या है। 4 मेजर स्टेप्स अभी मैंने डिस्कस किए। पहला है फॉर्मुलेट करें, नल है या ऑल्टरनेट है, दोनों हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लें। आप अपना स्टैटिस्टिकल टेक्निक और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप ये डिफाइन करें। फिर उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, फिर आप डाटा कलेक्ट करें और कैलकुलेट करें उसका रिजल्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक का।
Now, determine the probability associated with the test statistic under the null hypothesis using the sampling distribution of the test statistic. Alternately, determine the critical values associated with the test statistic that divide rejection and non-rejection regions. हम बात करें प्रोसीजर की ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. बेसिकली प्रोसीजर तो आपका आके एंड हो जाता है, आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जब रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन रिजल्ट्स को आपने इंटरप्रेट भी तो करना है. टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दैट स्टैटिस्टिकल टेक्निक. लेकिन आप उसको कैसे आप देखेंगे कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? उसके लिए हम फिर क्या यूज करते हैं? हम पी वैल्यू यूज करते हैं. स्टैटिस्टिकल या क्रिटिकल वैल्यू एक होती है, आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी क्रिटिकल वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं. वो किस तरह? स्टैटिस्टिकल टेबल्स अवेलेबल हैं, उसके अगेंस्ट आप अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अगेंस्ट एक पी वैल्यू हो जाती है. एक आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, एक पी वैल्यू हो गया. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिटरमिन करता है कि विच हाइपोथेसिस इज सिग्निफिकेंट. या आपका नल हाइपोथेसिस की वैल्यू सिग्निफिकेंट है या ऑल्टरनेट की वैल्यू सिग्निफिकेंट है. दोनों में से जिसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी वो आपका हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा और दूसरे को आप रिजेक्ट कर देंगे. एक चीज और मैं यहाँ एक्सप्लेन करता जाऊँ, जरूरी नहीं है कि आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी डिफाइन करें. कई स्टडीज ऐसी भी होती हैं जिसमें सिर्फ हम एक हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं. एक हाइपोथेसिस मैंने अभी एग्जाम्पल में भी बताया, इंडिविजुअल ए इज एट फॉल्ट. अगर ये रिजेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब इंडिविजुअल ए इज नॉट एट फॉल्ट. हमारा ऑल्टरनेट क्या? इंडिविजुअल बी इज एट फॉल्ट. इंडिविजुअल ए इज एट फॉल्ट इज नल, ऑल्टरनेट इज इंडिविजुअल बी इज एट फॉल्ट. अगर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं इंडिविजुअल ए इज एट फॉल्ट तो इंडिविजुअल ए की गलती. अगर रिजेक्ट कर दें तो उसका मतलब है इंडिविजुअल ए की गलती नहीं है. उसका मतलब है कि यू रिक्वायर अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि किसकी गलती है. अगर हम ऑल्टरनेट के अंदर डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल बी की गलती है तो इसका मतलब है ए की नहीं है तो फिर बी की होगी. और अगर हम कहते हैं कि ए की गलती नहीं है, हम स्पेसिफिकली बेसिकली आपको मैंने भी एक्सप्लेन किया कि इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. आपका ऑब्जेक्टिव आपको बताएगा कि आपका हाइपोथेसिस क्या है. आपका ऑब्जेक्टिव अगर आपका कहता है, आपने ऑब्जेक्टिव में डिफाइन किया कि जी हम ए को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ए की गलती है कि नहीं. आप ये नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे कि इस सिचुएशन में किसकी गलती है, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ए की गलती है कि नहीं. अगर ए की गलती नहीं है तो फिर हम एक हमारा वो हो सकता है, हाइपोथेसिस भी हो सकता है. तो एंड इट इज अंडरस्टूड कि उसका ऑल्टरनेट जो है उसका ऑपोजिट होगा. फिर उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे. अगर ए की गलती नहीं है और नल आपका रिजेक्ट हो जाता है, ए की गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती? और अगर हम डिफाइन ही कर देते हैं कि ए की गलती ए या ए की गलती या बी की गलती. अच्छा, हमने अभी इस स्लाइड के ऊपर बात की प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द टेस्ट स्टैटिस्टिक. प्रोबेबिलिटी हमारी पी वैल्यू होती है. पी वैल्यू हमारी स्टैटिस्टिकल टेबल से हम कैलकुलेट करते हैं. स्टैटिस्टिकल टेबल में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट और प्रोबेबिलिटी को देख के हम एक पी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. अब ये जो पी वैल्यू है, हमारे पास एक हाइपोथेसिस हमने टेस्ट किया, स्टैटिस्टिकल टेक्निक उस पर यूज की, उसका हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखा, उससे हमारे पास एक वैल्यू आ गई. अब वो वैल्यू और पी वैल्यू इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और इन दोनों के कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि अगर ए का कंपैरिजन और बी का कंपैरिजन, अगर ए का कंपैरिजन सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है कि ए जो हमारा नल हाइपोथेसिस था वो ट्रू है. अगर बी का कंपैरिजन है तो उसका मतलब है ऑल्टरनेट ट्रू है. कंपेयर द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द टेस्ट स्टैटिस्टिक विद द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्पेसिफाइड. Alternately, determine whether the test statistics has fallen into rejection or non-rejection region. अभी मैंने एक्सप्लेन किया हम क्या करते हैं, probability associated with the test statistic और the level of significance दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में. दोनों की probability आपस में जो कंपेयर करते हैं हमें पता चल जाता है which one is significant. उसकी बेस पे हम
डिसाइड करते हैं कि हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है इट हैज़ फॉलन इनटू विच रीजन, रिजेक्शन रीजन या नॉन रिजेक्शन रीजन। Make the statistical decision to reject or not to reject the null hypothesis. Express the statistical decision in terms of marketing research problem. Final step क्या करते हैं, एक तो हम डिसाइड कर लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बेस पे और प्रोबेबिलिटी की बेस पे कि कौन सा जो था हमारा हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट था या नल सिग्निफिकेंट था या अल्टरनेट था। अगर नल सिग्निफिकेंट है, हमने डिसाइड कर लिया कि नल हाइपोथेसिस इज सिग्निफिकेंट एंड ट्रू, फिर हम उसे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उस हमारा स्टैटिस्टिकल डिसीजन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम कि फिर हम डिफाइन कर लेते हैं कि जी हमारा ये प्रॉब्लम था और इस तरह से ये बैकग्राउंड था और इस वक्त हमारा जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि इंडिविजुअल ए वॉज एट फॉल्ट, उसकी गलती थी और उसी को पेनलाइज भी करना चाहिए। दिस इज डायग्राम फॉर द जर्नल प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सबसे पहले क्या करते हैं हम H1 और H0। H0 क्या होता है, नल हाइपोथेसिस, H1 क्या होता है, ऑल्टरनेटिव। हम दोनों अपने हाइपोथेसिस जो हैं वो डिफाइन कर लेते हैं, फॉर्मुलेट कर लेते हैं, फिर हम अप्रोप्रिएट टेस्ट देख लेते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। फिर क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं। उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं कि हम उसमें दो चीज़ें देखते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द टी स्टैटिस्टिक, कैलकुलेटेड वैल्यू हमने जो कि आपके टेस्ट के थ्रू आई कैलकुलेटेड वैल्यू, और एक हम डिटरमिन द क्रिटिकल वैल्यू जो हमारे पास टेबल के थ्रू आती है, स्टैटिस्टिकल टेबल से हम फाइंड करते हैं। अब इन दोनों के हम देखते हैं, फिर दोनों वैल्यूज को हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट। अगर हम दोनों में से जो हम जिसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है रिजेक्ट की या डू नॉट रिजेक्ट, उसको हम चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं उसकी बेस पे। दिस इज हाउ द प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग रन्स। नाउ हमने जर्नल प्रोसीजर अभी देखा, एक हमने इसको ओवरव्यू देखा जर्नल प्रोसीजर का, और हमने उसमें देखा कि विच आर द स्टेप्स, एंड वो 8 स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। अब हम हर एक स्टेप को इन डिटेल देखते हैं कि उस टेस्ट में हाउ डू वी डिफाइन। हमने अभी एक डिस्कशन की है हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी चीज़ों की बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। नाउ हम हर स्टेप को एक दफ़ा दोबारा इन डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो वही बात, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। उसमें दो हैं, एक नल है एक ऑल्टरनेट है। और नल जो है, हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ स्टेटस को और वन और नो डिफरेंस और नो इफेक्ट। जो हमारी स्टेटस को की डेफिनेशन है अपने हमारी रिसर्च में, वही हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। देन हम उसकी बात करते हैं ऑल्टरनेट की। Accepting the alternate hypothesis will lead to changes in opinions or actions. Thus, the alternate hypothesis is the opposite of null hypothesis. ये बात भी हमने डिस्कस की। null hypothesis जो होता है, जैसे अगर हमने बात की कि individual A is at fault, ये null hypothesis था। alternate क्या होगा, individual A is not at fault, ये हमारा alternate हो जाएगा। The null hypothesis is always the hypothesis that is tested. This is one important thing. बाकी बातें तो हमने पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन हम जब भी हम एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं या हम एक रिसर्च स्टडी करते हैं,
तो व्हाट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट इज योर नल हाइपोथेसिस। मैंने भी पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जरूरी नहीं कि हर स्टडी के अंदर नल और ऑल्टरनेट दोनों हो सकता है किसी स्टडी में सिर्फ एक नल हो, नल हाइपोथेसिस ही डिफाइंड हो, क्योंकि नल अगर एक्सेप्ट होता है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट होता तो उसका मतलब है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर जैसे हमने बात की नल हाइपोथेसिस है ए इज एट फॉल्ट, तो रिजेक्ट हो जाता है तो उसका मतलब है ए इज नॉट एट फॉल्ट। तो इट कॉल्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि अगर ए फॉल्ट पे नहीं तो फिर कौन फॉल्ट पे। और जो नल हाइपोथेसिस होता है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि सिर्फ हमेशा हर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में या हम जब भी रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट करते हैं फर्स्ट। The null hypothesis refers to a specified value of the population parameter, not a sample statistic. Very important thing. हमने जब एक रिसर्च स्टडी की, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक पॉपुलेशन है 500 हाउसेस की है, वहाँ पे हमने जानना चाहते हैं कि उस एरिया में पानी की कमी है या नहीं है। उनको जो सब वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई बोर्ड के लिए हमें रिसर्च करें, वो ये जानना चाहते हैं कि वाटर सप्लाई इज़ प्रॉपर और नॉट प्रॉपर। अब 500 घरों का हम इंटरव्यू नहीं कर सकते, हम उसके लिए सिर्फ 20 घरों का, 50 घरों का, हम 50 हाउसेस का हम एक सैंपल ले लेते हैं और उनसे इंटरव्यू कर लेते हैं। हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो हमारी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करेगा। हमारा सैंपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नल हाइपोथेसिस जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसमें ये बताएंगे कि 500 घर थे, 500 घरों को पानी की सप्लाई प्रॉपर है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेट क्या होगा कि पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, लेकिन हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा टोटल पॉपुलेशन को, सैंपल को नहीं। कि उन 50 घरों की हम बात नहीं कर रहे। 50 घर तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिए कि हम 500 घरों का वो नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं कर सकते, लेकिन हमने वो 50 घर वही लिए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उन 500 घरों को। A statistical test can have one or two outcomes. एक भी आउटकम हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। One is that null hypothesis is rejected and alternate hypothesis is accepted. एक तो आउटकम यही है कि नल एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। नल अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाता है। एक आउटकम ये। दूसरे आउटकम क्या है? नल रिजेक्ट हो जाता है बेस्ड ऑन एन एविडेंस, किसी एविडेंस की बेस पे। हमारे पास कोई और एविडेंस क्या होगा? हमारे पास कोई और एक रिजल्ट निकल आता है। हम अपनी जब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हम देखते हैं किसी और वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम उसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। However, it would be incorrect to conclude that because a null hypothesis is not rejected, it can be accepted as valid. लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम अगर null hypothesis reject नहीं भी होता तो भी वो valid है। हो सकता है कि वो किसी वजह से invalid ना आए, हो सकता है किसी वजह से reject ना हो लेकिन वो invalid हो। In classical hypothesis testing, there is no way to determine whether the null hypothesis is true. कोई प्रॉपर फॉर्मेट या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम एक हाइपोथेसिस को कह सके नल हाइपोथेसिस दिस इज 100% ट्रू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि हम एक हाइपोथेसिस को एक मेथड से चेक कर लें, दूसरे मेथड से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स चेंज कर करके देख लें, हो सकता है उससे रिजल्ट में वेरिएशन आ जाए, लेकिन हम 100% वी कैन नॉट गारंटी कि हमारा अगर ये टेस्ट स्टैटिस्टिक और हमारी जो पी वैल्यू है, ये इससे हमने जो सिग्निफिकेंस देखी है उस पे जो हमने डिसीजन लिया है कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, दिस इज 100% ट्रू।
In marketing research, the null hypothesis is formulated in such a way that is rejection leads to acceptance of desired conclusion. Rejection leads to acceptance of desired conclusion. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो इंडिविजुअल ए इज नॉट एट फॉल्ट. इट एक हमारा नया कंक्लूजन एक ड्रॉ हो जाता है इससे. और ऑल्टरनेट में क्या होता है? ऑल्टरनेट में ये होता है इट कॉल्स फॉर अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन. उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक और एविडेंसेस देखते हैं. नल में तो हम ये देखते हैं कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ. अगर हम उसमें से या एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो, दो कंक्लूजन आ जाते हैं. ऑल्टरनेट में क्या होता है, या एक्सेप्ट हो गया, नहीं एक्सेप्ट हुआ, तो उसकी फिर हम आगे फर्दर एविडेंस देखते हैं क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ. यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. A major department store is considering the introduction of an internet shopping service. एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है एक सिटी में जो कि इंटरनेट शॉपिंग सर्विस इंट्रोड्यूस करना चाहता है. लेकिन वो क्या कहते हैं, द न्यू सर्विस विल बी इंट्रोड्यूस्ड. वो उस वक्त नई सर्विस इंट्रोड्यूस करेंगे इफ मोर देन 40% ऑफ द इंटरनेट यूजर्स शॉप वाया द इंटरनेट. अगर वो कहते हैं जो उस सिटी के अंदर पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो इंटरनेट यूजर्स हैं, अगर कम से कम 40% अगर शॉपिंग इंटरनेट वाया इंटरनेट करना शुरू कर दें तो वो इंटरनेट सर्विस स्टार्ट कर देंगे. अगर वो नहीं करते तो नहीं करेंगे. द अप्रोप्रिएट वे टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस H नॉट क्या है हमारा नल हाइपोथेसिस इज 40% या 40% से ज्यादा इंटरनेट से शॉपिंग करेंगे तो वो इंट्रोड्यूस कर देंगे सर्विस. ऑल्टरनेट क्या है कि ऑल्टरनेट ये कि लेस देन 40% होंगे तो वो इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. हमारा हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस क्या है, H नॉट 40% या 40% से ज्यादा लोग इंटरनेट से शॉपिंग करेंगे तो वो इंटरनेट सर्विस इंट्रोड्यूस करेंगे. ऑल्टरनेटिव क्या है, 40% से कम. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है 40% से कम लोग अगर इंटरनेट वाया इंटरनेट शॉपिंग करेंगे तो वो इंटरनेट शॉपिंग सर्विस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. इफ द नल हाइपोथेसिस H नॉट इज रिजेक्टेड देन द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 इज एक्सेप्टेड. अगर H नॉट अगर रिजेक्ट हो जाता है इसका मतलब 40% से कम लोग, 40% H नॉट था 40% या 40% ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले लोग अगर शॉपिंग करेंगे, लेकिन हमारा जब रिजेक्ट हो जाता है H1 एक्सेप्ट हो तो उसका मतलब है कि उससे कम लोग जो हैं वो उन्होंने शॉपिंग की. एंड न्यू इंटरनेट शॉपिंग सर्विस विल बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्टेड. On the other hand, if H naught is not rejected, then the new service should not be introduced unless additional evidence is obtained. इसका मतलब है कि H1 हमारा एक्सेप्ट हो गया कि 40% से कम लोग शॉपिंग की और फिर भी उन्होंने नई इंटरनेट सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी, या 40% से ज़्यादा लोगों ने शॉपिंग की, उन्होंने फिर भी जो थी इंटरनेट सर्विस थी वो इंट्रोड्यूस ना की. हम ये किस चीज़ की बात कर रहे थे, हम इस कंक्लूजन को इससे रिलेट करें, लिंक करें. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इन मार्केटिंग रिसर्च द नल हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट रिजेक्शन लीड्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिजायर्ड कंक्लूजन. कि हमारा एक H नॉट जो था वो एक्सेप्ट नहीं भी हुआ, फिर भी इंट्रोडक्शन सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी. इसी तरह ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स द कंक्लूजन फॉर व्हिच एविडेंस इज सॉट. जो कि यहाँ पे हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं कि H1 एक्सेप्ट हो गया, हमारा ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया और उसके बावजूद उन्होंने इंटरनेट सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी.
The test of null hypothesis is one-tailed test because the alternate hypothesis is expressed directionally. The proportion of internet users who use internet for shopping is greater than 0.04. On the other hand, suppose the researcher wanted to determine whether the proportion of internet users who shop via the internet is different from 40%. Then a two-tailed test would be required and a hypothesis will be expressed as. हमने पहले बात की थी नल हाइपोथेसिस की. हमारा जो पिछली एग्जांपल थी वो डिफाइन क्या करती थी कि अगर 40% या 40% से ज़्यादा लोग इंटरनेट से शॉपिंग करेंगे तो इंटरनेट शॉपिंग सर्विस इंट्रोड्यूस होगी. ये हमारा क्या था, नल हाइपोथेसिस था. उसका या एक्सेप्ट होना था या रिजेक्ट होना था. और इस नल हाइपोथेसिस को अगर हम सिर्फ नल को हम टेस्ट करें तो ये वन टेल टेस्ट होता. हम आगे अभी देखेंगे वन टेल और टू टेल क्या होता. और अगर हम कहें, हम अपनी एग्जांपल थोड़ी सी चेंज कर लें. द रिसर्चर वांटेड टू डिटरमिन वेदर द प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेट यूजर्स हु शॉप बाय द इंटरनेट इज डिफरेंट फ्रॉम 40%. इसका क्या मतलब है, या वो 40% हैं या 40% नहीं है. वो जानना चाहता है कि इंटरनेट शॉपर्स जो हैं, इंटरनेट से जो लोग शॉपिंग करते हैं वो 40% हैं या 40% नहीं है. उसके लिए क्या है, हम टू टेल टेस्ट पर यूज करेंगे. और हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, दो हाइपोथेसिस पर हम दोनों को टेस्ट करेंगे. पहला हाइपोथेसिस हमारा होगा कि 40% हैं, इंटरनेट से शॉपिंग करने वाले लोग 40% है. ऑल्टरनेट क्या होगा कि 40% नहीं है. सो इस हमने एग्जाम्पल में क्या देखा, पिछली एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को अगर हम कंपेयर करें उसमें एक स्टेटमेंट थी, हमारा एक हाइपोथेसिस था. हमारा हाइपोथेसिस क्या था, हमने उसमें भी दो हाइपोथेसिस डिफाइन किए थे लेकिन हमारा मेजर हाइपोथेसिस एक ही था. वो क्या था, नल हाइपोथेसिस था कि 40% से ज़्यादा लोग अगर शॉपिंग करेंगे तो इंटरनेट शॉपिंग सर्विस इंट्रोड्यूस होगी. ये वन टेल टेस्ट था. अब एग्जाम्पल अगर हम चेंज कर देते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि जो लोग इंटरनेट से शॉपिंग करते हैं क्या वो 40% हैं या 40% नहीं है, तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, नल क्या होगा कि 40% हैं, H0 इज इक्वल टू 40 और H1 क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 40. सो ये हमारा क्या होगा, टू टेल टेस्ट हो जाएगा. अब हम फर्दर आगे देखते हैं कि वन टेल टेस्ट क्या होता है और टू टेल टेस्ट क्या होता है. वन टेल टेस्ट, a test of null hypothesis is where alternate hypothesis is expressed directionally. वन टेल टेस्ट क्या होता है, जिसमें कि हम जो हमारा नल हाइपोथेसिस है हम उसको टेस्ट उसको करते हैं, लेकिन जो हमारा ऑल्टरनेट होता है वो यूनिडायरेक्शनली होता है, या वो राइट को होगा या लेफ्ट को होगा. इसी तरह टू टेल टेस्ट क्या होता है, अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस विद ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट एक्सप्रेस्ड डायरेक्शनली. जो अलोंग द कर्व पूरा हम उसके सिमेट्रिकल डायग्राम में उसे एक्सप्रेस करते हैं, वो राइट या लेफ्ट डायरेक्शन उसको हम नहीं देखते, ऑल्टरनेट की डायरेक्शन हम नहीं देखते. एक में हम ऑल्टरनेट की डायरेक्शन देखते हैं. In commercial marketing research, the one-tailed test is used more often than a two-tailed test. Normally, business research में हर जगह one-tailed test ही use होता है. Typically, there is some preferred direction for the conclusion for which evidence is sought. For example, अगर हम example उसकी देखें, the higher the profits, sale and the product quality, the better. जितना ज़्यादा higher हो उतना better है. One-tailed test is more powerful than a two-tailed test. Results are expressed betterly. Now, step number 2. हम किसकी बात कर रहे हैं, जर्नल प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हमने सबसे पहले बात की कि हमने फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमने इन डिटेल देखा. अब नंबर 2 इज अप्रोप्रिएट टेस्ट.
test statistic, a measure of how close the sample has come to the null hypothesis. It often follows a well-known distribution such as normal t or chi-square distribution. आप इसमें क्या देखते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या देखते हैं, हाउ क्लोज द सैंपल हैज कम टू द नल हाइपोथेसिस, कि नल हाइपोथेसिस की सिग्निफिकेंस किसकी ज़्यादा है, नल हाइपोथेसिस की है या ऑल्टरनेट की है. नॉर्मली हम नल को देखते हैं, नल को देखते हैं या वो एक्सेप्ट होते हैं रिजेक्ट करते हैं. The researcher should take into consideration how the test statistics is computed and sampling distribution that the sample statistics follow. एक तो कंप्यूट करने का तरीका, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं हम कि स्टैटिस्टिक कैसे उसमें वर्क करती है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कंप्यूट करते हैं. टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस इट इज़ नेसेसरी टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक. टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करें. चूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. थर्ड स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का. पहला हमने देखा था, हमने फॉर्मुलेट किया अपना नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट. फिर हमने देखा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने उस पर कौन सी ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो अप्लाई करनी है. फिर हमने उसके बाद उसमें देखा था हमने कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक टी होती है, एक जी होती है, एक काई स्क्वायर होती है. बिजनेस रिसर्च में ज़्यादातर काई स्क्वायर यूज़ करते हैं या टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं. अब हम देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, एरर्स मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया उसके लिए. Whatever we draw inference about the population, there is a risk that an incorrect conclusion will be reached. रिस्क इन्वॉल्व है कि कोई भी हम एक जो भी हम पॉपुलेशन ले लें, उसका सैंपल कर लें, उसका हम हाइपोथेसिस डेवलप करके हम टेस्ट कर लें, उस टेस्ट का जो रिजल्ट आए वो इनकरेक्ट हो. उसमें दो तरह के एरर हो सकते हैं जिनकी वजह से रिजल्ट इनकरेक्ट हो सकता है. एक टाइप 1 एरर होता है, एक टाइप 2 होता है. टाइप 1 एरर ऑल्सो नोन एज अल्फा एरर. अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं इसे. इट अकर्स व्हेन द सैंपल रिजल्ट लीड्स टू द रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस दैट इज इन फैक्ट ट्रू. सैंपल रिजल्ट लीड्स टू द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस. अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो टाइप 1 एरर होता है. Would occur if we concluded based on the sample data that the proportion of customers preferring new service plan was greater than 40%, when in fact it was equal to or less than 40%. तो क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा. टाइप 2 एरर also known as beta error. It occurs when the sample results lead to the non-rejection of a null hypothesis. That is in fact false. हमने पिछले में बात की थी कि that leads to the rejection. अल्फा क्या था, that leads to the rejection of null hypothesis, जो कि in fact true था. और इसमें क्या है, it leads to the non-rejection जो कि false है. It would occur if we concluded based on sample data that the proportion of customers preferring the new service plan was less than or equal to 40%, when in fact it was greater than 40%. अभी हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे थे. हमने अपने लास्ट स्लाइड्स में भी देखा था कि इंटरनेट सर्विस की, कि अगर 40% से ज़्यादा लोग इंटरनेट शॉपिंग सर्विस लेना चाहेंगे तो वो नई इंटरनेट सर्विस इंट्रोड्यूस करेंगे, या अगर कम लेंगे तो नहीं करेंगे. इसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर कैसे. टाइप 1 एरर होगा कि अगर 40% से ज़्यादा लोग इंटरनेट सर्विस प्रेफर करेंगे, हालांकि ऑन ग्राउंड फैक्ट इज कि 40% से कम लोगों ने इंटरनेट सर्विस लेना चाहिए. ये टाइप 1 एरर है. और अगर हम देखें कि 40% से कम लोग या 40% से कम लोग इंटरनेट सर्विस प्रेफर कर रहे हैं, हालांकि ग्राउंड फैक्ट इज कि 40% से ज़्यादा लोग जो हैं प्रेफर कर रहे हैं,
that will be a type 2 error. Now power of a test. The probability of rejecting the null hypothesis when it is in fact false and should be rejected. एक हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसका हम बेसिकली सिग्निफिकेंस देखना चाह रहे हैं. पावर ऑफ टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज इन फैक्ट फॉल्स एंड शुड बी रिजेक्टेड. द रिस्क ऑफ बोथ अल्फा एंड बीटा कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज. जितना बड़ा सैंपल लगा उतना हमारा जो है रिस्क उसमें कम हो जाता है टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स का. For a given sample of alpha, increasing the sample size will decrease beta. एक सैंपल में सैंपल साइज अगर हम बढ़ा दें फॉर गिवन सैंपल ऑफ अल्फा, जिसमें हम अल्फा कैलकुलेट करें, उसका साइज बढ़ा दें तो बीटा का टाइप 2 एरर का चांस कम हो जाता है, thereby increasing the power of the test. Now let's have a close look कि ये हमारी ऊपर वाली जो है डायग्राम, इसमें देखें कि 95% ऑफ टोटल एरिया का क्या मतलब, 95% ऑफ द टोटल एरिया का मतलब है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. 5% हमने एरर के लिए हमने एक स्पेस दे दी कि एरर अगर इनफैक्ट होगा या अकर करेगा तो वो सिर्फ 5%. अल्फा क्या था, हमारा टाइप 1 एरर था. टाइप 1 एरर हमने उसके लिए रखा था कि वो 0.5% एरर के लिए हमने उसमें लेवरेज एक छोड़ा था. बाकी 95% ऑफ द एरिया जो है उसके अंदर हम अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक प्लॉट कर सकते हैं. इसी तरह अगर हम नीचे दूसरे डायग्राम में देखें, इसमें बीटा है. बीटा हमने क्या देखा, 99% ऑफ द एरिया, 99% हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल था. 1% बीटा की वैल्यू क्या, 1.01, इट इज 1% हमने एरिया जो था वो हमने लीवरेज छोड़ा था फॉर टाइप 2 एरर. और इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू. टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैसे आती है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू होती है आपका जहां पे बीटा लाई कर रहा है और आपका जो मीन है. मीन क्या है, आपका जो हाइपोथेसिस है, आपका था हाइपोथेसिस वाज 40% कि 40% लोग अगर इंटरनेट यूज करेंगे या 40% से ज्यादा तो हम इंटरनेट शॉपिंग सर्विस स्टार्ट करेंगे. तो हम उसका और बीच में जो ये अल्फा और ये जो है आपका 40%, इसका जो बीच का एरिया है ये हमारा Z स्टैटिस्टिक आ जाएगा. हमारा Z टेस्ट इस पर हमने अप्लाई किया तो Z स्टैटिस्टिक आ जाएगा. और इसी तरह बीटे के साथ अगर हम उसके वो हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, लोकेशन का डिस्टेंस देख लेंगे तो हमारे पास Z स्टैटिस्टिक्स फॉर बीटा आ जाएगी. दिस वाज एन इलस्ट्रेशन ऑफ type 1 and type 2 errors. Now step number 4. Step number 4 was collect data and calculate test statistic. हमने डाटा कलेक्ट कर लिया. सैम्पल साइज इज डिटरमिन्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द डिजायर्ड अल्फा एंड बीटा एरर्स and other qualitative considerations such as budget constraints. Then the required data is collected and the value of test statistic is computed. In our example, 30 users were surveyed and 17 indicated that they use the internet for shopping. Thus, this value of sample proportion is 17 divided by 30 is 0.567. ये हमने इसमें क्या फाइंड किया, हमने देखा कि 40% हम देखना चाहते थे. हमने उसका एक सर्वे करा लिया, सर्वे किया तो सर्वे में हमारे पास क्या आया, 30 इंटरनेट यूजर्स का हमने सर्वे किया. 30 में से 17 ऐसे थे जो कि इंटरनेट शॉपिंग करना चाहते थे और बाकी नहीं करना चाहते थे. 13 ऐसे थे जो नहीं करना चाहते थे.
अब हमने इसकी क्या प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाल ली, प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0.567 आ गई, ठीक है जी। पी वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 567 आ गई। अब हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो हमारी आ जाती 0.089 आ जाती। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने लास्ट सेशन में देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने कैलकुलेट की थी एग्जाम्पल। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0.089 आ गई। द टेस्ट स्टैटिस्टिक जी टेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, जी कैलकुलेट करते हैं पी वैल्यू माइनस हमारे जो हाइपोथेसिस की वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कैलकुलेट करके 1.88। नाउ हम अगर इस वैल्यू में देखें, यहां पे इसको प्लॉट करें तो यहां पे जी स्टैटिस्टिक की क्या वैल्यू है 1.6, 1.88 और 1.645। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, टाइप 1 एरर की वजह से। नाउ स्टेप नंबर 5, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी और क्रिटिकल वैल्यू, पी वैल्यू। अभी हमने पी वैल्यू की बात की। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ वैल्यू ऑफ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक एज एक्सट्रीम एज और मोर एक्सट्रीम देन द वैल्यू एक्चुअली ऑब्जर्व्ड assuming the null hypothesis is true। p वैल्यू क्या होती है, हमें बताती है नल हाइपोथेसिस की सिग्निफिकेंस बताती है, प्रोबेबिलिटी बताती है कि नल हाइपोथेसिस की ट्रू होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, सिग्निफिकेंस कितनी है। यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैटिस्टिक टेबल्स द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ z वैल्यू 1.88 कैन बी कैलकुलेटेड। z वैल्यू हमारे पास 1.88 आ गई। हमने इसको अगेंस्ट किसके देखना है, आपका जो वो है स्टैटिस्टिकल टेबल में आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वैल्यू आ जाएगी। द शेडेड एरिया बिटवीन इन्फिनिटी एंड 1.88 इज 0.9699। Therefore, the area of the right of z is equals to 1.88 is 1.00 minus 0.969 is equal to 0.0301, which is also called the p-value। एक तो p वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, एक p वैल्यू हम थ्रू टेबल निकालते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें, इस डिस्ट्रीब्यूशन को, शेडेड एरिया क्या है, shaded area is 0.969 and the unshaded is 0.0301। z की वैल्यू, कैलकुलेटेड z की वैल्यू थी 1.88 थी, और हमारी जो टेबल वैल्यू आई थी वो कितनी थी, हमारी जो 0.969 थी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो जो अनशेडेड एरिया वो आ गया। अनशेडेड एरिया इज 0.0301 which is the probability of z with one tail test, p value। Now, finally we have come to step number 6 and 7, which are compare the probability and make the decision। हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक हमारे पास है टेबल वैल्यू, p की वैल्यूज हैं, दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं किसके लिए, सिग्निफिकेंस के लिए, टू सी नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स, या ऑल्टरनेट जो है उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा या नल की ज्यादा। इफ द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक इज लेस देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 0.05। 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कब आता है, जब हम क्या करते हैं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं। अगर इससे कम है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। However, if the absolute value of the calculated value of t statistic is greater than the absolute value of critical value of the test statistic, the null hypothesis is rejected। Absolute value of the calculated value of test statistics is greater than the absolute value of the critical value। अगर calculated और critical value को हम दोनों का देखें, अगर हमारी कैलकुलेटेड ज्यादा है, क्रिटिकल कम है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। अगर हमारी
कैलकुलेटेड कम है, क्रिटिकल ज़्यादा है, तो क्रिटिकल किसे कहते हैं हम? टेबल वैल्यू कहते हैं, जो हमारी टेबल के थ्रू आती है। इज नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड? इसी को हमने यहाँ पे इलस्ट्रेट भी किया हुआ है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेटेड is less than the significance level, then reject H naught. Null hypothesis reject हो जाता है अगर आपकी जो significance level है अल्फा है which is 0.05 at 95% confidence interval, तो आपका क्या हो जाता है? रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, null hypothesis reject हो जाता है। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है किससे? क्रिटिकल वैल्यू से, देन अगेन यू रिजेक्ट H नॉट। हाइपोथेसिस टेस्ट जो हैं उनको हम ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक टेस्ट ऑफ एसोसिएशंस होते हैं, एक टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस में हम वेरिएबिलिटी और इस तरह के डिफरेंसेस देखते हैं, हमने मेजर्स देखते हैं। 3 तरह की मेजर्स हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ी थी, लास्ट सेशन में, और वो सारी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मीन्स हैं, प्रोपोर्शन है, मीडियंस और रैंकिंग्स हैं। नाउ लास्ट स्टेप, मार्केटिंग रिसर्च कंक्लूजन। The conclusion reached by hypothesis testing must be expressed in terms of marketing research problem. आपकी जो problem है उससे related होना चाहिए। In our example, we conclude that there is evidence that proportion of internet users who shop via the internet is significantly greater than 0.04. हमने क्या किया? हमने अपने एग्जाम्पल का हमारा रिजल्ट क्या निकला? हमारा रिजल्ट ये निकला कि एविडेंस पे बेस करके कि प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेट यूजर्स हु शॉप वाया द इंटरनेट is significantly greater than 0.04. Hence, the recommendation to the departmental store would be to introduce the new internet shopping service. मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, हमारा H नॉट क्या था? हमारी एग्जाम्पल ये थी कि एक स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, मेजर डिपार्टमेंटल स्टोर है उस सिटी का, वो एक इंटरनेट शॉपिंग सर्विस इंट्रोड्यूस करना चाहता है और वो कहता है कि अगर 40% से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स उस टोटल पॉपुलेशन के इंटरनेट शॉपिंग करें तो मैं ये सर्विस इंट्रोड्यूस करूँगा। हमारा H नॉट भी यही था कि अगर 40% से ज़्यादा करें, 40% या 40% से ज़्यादा करें तो सर्विस इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब हमारा फाइनल रिज़ल्ट भी ये निकला कि उस शहर में, उस टोटल पॉपुलेशन में इंटरनेट यूज़र्स जो कि इंटरनेट से शॉपिंग करते हैं वो 40% से ज़्यादा हैं। फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, और एक दफ़ा मैं दोबारा इसमें आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने इस सेशन में मेजर टॉपिक वाज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस हमने डिस्कस किया होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों इसको फॉर्मुलेट करते हैं। फिर हमने देखा इसको इसकी हमने देखा टाइप्स देखी, इसके हमने देखा इसके कैलकुलेशन के तरीके देखे, जनरल प्रोसीजर देखा, ये 8 स्टेप मॉडल देखा जिसमें हमने बात की सबसे पहले हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस। फिर हमने देखा कि जब हम एक दफ़ा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेते हैं फिर हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक देखते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक देखते हैं, फिर हम पी वैल्यू देखते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में उसमें हमने देखा टाइप 1 एरर्स क्या होते हैं, टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि हम सिग्निफिकेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने % पे करते हैं। फिर हमने बीच में 2-3 एग्जांपल्स भी डिस्कस की, कैलकुलेशन का मेथड भी देखा, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस की,
और फिर हमने इसके बाद देखा जब हम फिर डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, डाटा आ जाता है, फिर हम डाटा के ऊपर जो कैलकुलेशन करते हैं, फिर एक कैलकुलेटेड वैल्यू एक क्रिटिकल वैल्यू, दोनों का हम कैसे कंपैरिजन कैसे करते हैं, उसकी बेस पे हम कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर उसको मार्केटिंग टर्म्स में एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो ये सारी बातें थी जो आज हमने इस सेशन में डिस्कस की। दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।